10 classes, guys. You're ready to make it easy. So we have continued our essay, that is essay 240, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि responsiveness of the audit procedures to assess the risk of material misstatement at assertion level, right? एंड असर्शन लेवल का मतलब भी हमने समझा था एंड आज हम असर्शन लेवल पे बात करने वाले बिजनेस रैशनली फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। जितना भी हमने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की है, ह्यूज ट्रांजेक्शन की है, द ट्रांजेक्शन विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, द मटीरियल थिंग्स विच कैन क्वेश्चन टू द गोइंग कंसर्न और इवन question about why this transaction has been taken place. What is the business rationale of this? What is the operational decisions which influence you to टेक दिस ट्रांजेक्शन? लाइक आपने इस ट्रांजेक्शन को होने ही क्यों दिया है, उसका क्या रीजन है, क्या बिजनेस पर्पस था उसका। विदाउट बिजनेस पर्पस किस तरीके से आपने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कर दी, तो हम यही समझने वाले हैं। इंडिकेटर्स दैट में suggest that significant transactions that are outside the normal course of business, यानी कि ऐसा ट्रांजेक्शंस जो कि नॉर्मली हम करते नहीं है, एंड दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्डिनरी बिजनेस और दैट अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल, यानी कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था या फिर ऐसा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है नहीं, to be unusual may have been entered into to engage in the fraudulent financial reporting or to conceal misappropriation of the asset. ऐसी ट्रांजेक्शंस जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तो है ही नहीं, जिसे हम बोलते हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस जो कि एंटर की है किस वजह से, या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से या फिर कंसीलमेंट ऑफ द मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स। एसेट्स की जो चोरी हुई है, मिसप्लेस हुई है, मिसएप्रोप्रिएट हुई है, उसको छुपाने के लिए हमने इन ट्रांजेक्शंस को भाप दिया, इन ट्रांजेक्शंस को बुक में लेके आए। एंड इसी का मुझे क्या जानना है, रैशनल है। तो इंडिकेटर्स क्या रहेंगे कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि ONCB है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड अनयूजुअल इन नेचर, जिसमें कि अपना पहला बुलेट पॉइंट है, द फॉर्म ऑफ सच ट्रांजेक्शन अपीयर्स ओवरली कॉम्प्लेक्स। ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि डायरेक्ट हो सकती थी, बट आपने उसको ओवरली कॉम्प्लेक्स बना दिया, बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमा दिया, बहुत लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन involves multiple entities within a consolidated group or multiple unrelated third party। या तो ऐसा हो सकता है कि जो ट्रांजेक्शन है विद इन द रिलेटेड पार्टीज अक्कर हुई है, यानी कंसोलिडेटेड ग्रुप बोला है ना उसने, तो क्या हो गई हमारी रिलेटेड पार्टीज हो गई, सब्सिडरी हो सकती है, एसोसिएट्स हो सकते हैं, जेवीज हो सकती है, जॉइंट वेंचर भी से, राइट। तो इन सबके बीच में कोई एक ट्रांजेक्शन को घुमा रहे हैं, या फिर मल्टीपल अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज को क्या कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है। पहला बुलेट पॉइंट, business rationale for significant transaction, auditor ask as simple but powerful। ऑडिटर पूछेगा सिंपल है बट पावरफुल है, why was this transaction done, what was the rationale behind this transaction। transactions having no commercial substance, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, वो बस ऑन पेपर करने के लिए दिखाई गई है, या फिर फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट करने की कोशिश किया गया है, फंड्स को, एसेट्स को, राइट। व्हेन डज दिस अप्लाई, ये कब अप्लाई होता है, जब अपने पास तीन चीजें हैं, या तो आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस है, या फिर रेयर और अनयूजुअल है, या फिर वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। यही हमने नोट्स में पढ़ा था, सॉरी BRS में पढ़ा था। रेड फ्लैग क्या क्या हो गई, यानी कि इंडिकेटर्स क्या क्या हो गए, जिसमें कि हमने बुलेट में देखा था मेनली कोई एंटिटी है ए, उसने पास ऑन कर दिया कुछ बी को, बी ने पास ऑन कर दिया सी को, सी ने पास ऑन कर दिया डी को, एंड डी ने अगेन किसको दे दिया, ए को, यानी कि राउंड ट्रिप हो गया गुड्स, यानी फंड्स को चैनलाइज कर दिया। आप गुड्स बेची है तो उन्होंने कहीं ना कहीं डेटर्स खड़े करे होंगे, या फिर कैश खड़ा करा होगा, राइट। वट एवर बी द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस तरीके से हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो अल्टीमेटली किसके पास सामान या पैसा आ रहा है, अगेन ए के पास जा रहा है। नो डिस्कशन विद गवर्नेंस, गवर्नेंस के साथ तो आप कोई डिस्कशन ही नहीं करते बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए, वाई वाई। तो ये अपना नेक्स्ट बुलेट है,
Management has not discussed the nature of and accounting of such transaction with those charged with governance of the entity and there is inadequate documentation. मैनेजमेंट ने किसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग एंड नेचर टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस किया ही नहीं एंड उसकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास नहीं है. दिस इज द रेड फ्लैग दैट दिस ट्रांजैक्शन will not be having a business rationale, right? तो नो डिस्कशन विद गवर्नेंस जैसे कि बिग ट्रांजैक्शन नो बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड की कोई अप्रूवल नहीं मिली, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन थी. फॉर एग्जांपल लोन जो है 5 CR का था वो मिल गया है बट देयर वाज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं था. बोर्ड मीटिंग में उसका कोई जिक्र नहीं था. तेरा जिक्र जो एक सॉन्ग था ना, याद आ गया मुझे बीच में. ठीक है, लोन जो है ₹5 करोड़ का था बट देयर वाज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई अप्रूवल नहीं ली गई थी बोर्ड मीटिंग में. देन उसके बाद कोई इसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं थी. तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा? ऑडिटर हैज टू चैनलाइज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड उसको ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना ही चाहिए कि यहाँ तो ना तो कोई एग्रीमेंट है, ना अप्रूवल है, ना जस्टिफिकेशन है एंड इवन इफ थर्ड पार्टी से भी उसने कंफर्मेशन ले लिया, जिससे भी लोन लिया था बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वहां से भी ऐसे कुछ रिप्लाई नहीं आया है फेवरेबल. तो यहाँ क्या ऑडिटर की बत्ती जलनी चाहिए और वो बोलेगा दिस इज द पॉसिबिलिटी कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो सकता है, वो भी कितना बड़ा 5 CR का. दिस इज द रेड फ्लैग. And then we have management is placing more emphasis on the need for a particular accounting treatment on the underlying economics of the transactions. मैनेजमेंट को ज़्यादा एम्फसाइज देना चाहिए ट्रांजेक्शन के इकोनॉमिक्स पे, ना कि ओनली फॉर ऑन पेपर, राइट? इसका एग्जांपल लेते हैं, यानी कि कमर्शियल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम बेसिकली. तो फोकस ऑन अकाउंट नॉट द इकोनॉमिक्स. अकाउंट्स पे फोकस कर रही है, यानी कि अकाउंट्स को अच्छा दिखाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छा दिखाना है, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर दिखाना है, प्रॉफिट अच्छा दिखाना है. अब उसके पीछे को क्या इकोनॉमिक रीजन था क्या नहीं, वो जय भाड़ में, ऐसा बात है. तो मैनेजमेंट सेज दिस ट्रीटमेंट इम्प्रूव द प्रॉफिट. अगर हम ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे तो ये प्रॉफिट को फेवरेबल बना देगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा. इंस्टेड ऑफ वो क्या, इंस्टेड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एड्स बिजनेस वैल्यू. हम वो ट्रांजेक्शन मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, हमारा जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो सकता है, बट वी आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट द बिजनेस रैशनले, द इकोनॉमिक्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, और एक वेंडर है. वेंडर ने क्या किया, 10 CR की मशीन बेच दी क्रेडिट पे. किस पे बेच दी? क्रेडिट पे बेच दी. बट अब देखा जाए नॉन ट्रेड क्रेडिटर हो गया ये, क्रेडिटर फॉर कैपिटल गुड्स, यही हुआ ना, मैंने मशीनरी खरीदी है, ये क्रेडिटर फॉर कैपिटल गुड्स हुआ. बट मैनेजमेंट शोज इट ऑपरेटिंग लीज. अब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, इसको लायबिलिटी शो करना चाहिए था. बट मैनेजमेंट ने क्या किया, एकदम से हम 10 CR की लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखा देंगे तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टर कि अपने पास इतना बड़ा लायबिलिटी कैसे आ गया. एंड ऑपरेटिंग लीज का अब आपको ट्रीटमेंट पता ही है कि उसमें हम ना तो एसेट क्रिएट करते हैं ना लायबिलिटी क्रिएट करते हैं. उसका सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो किस में सिमट जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिमट जाता है. मान लो 10 CR है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल में जो ऑपरेटिंग लीज है वो वेव ऑफ हो जाएगी, तो 1 CR का पीएल से एक्सपेंस बुक होता रहेगा, राइट? तो सारा कुछ पीएल में हो गया, आपने ना ही एसेट क्रिएट की ना ही लायबिलिटी दिखाई, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अच्छी लगेगी, लायबिलिटी हमें ना बहुत मोटा नहीं दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में. ये मैनेजमेंट का व्यू था. मतलब कि आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को ही क्या कर दिया, घुमा दिया, झोल कर दिया, बजाय कि वो एक्चुअल में लायबिलिटी थी बट आपने उसको ऑपरेटिंग लीज दिखा दिया, जिसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है सारा कहाँ पे चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया. तो नो एसेट नो लायबिलिटी, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली एक्सपेंस हिट टू पीएल बेस्ड ऑन दी अग्रीमेंट. तो इससे क्या होगा, बैलेंस शीट में ना तो लायबिलिटी आई ना एसेट आई. दिस ऑल डन टू हाइड द दैट. ये किस लिए किया गया था, 10 CR का जो दैट था उसको छुपाने के लिए ऐसा किया गया था. समझ आया? देन उसके बाद वी हैव ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व नॉन कंसोलिडेटेड रिलेटेड पार्टीज. ऐसी
ट्रांजेक्शन्स जो अपने रिलेटेड पार्टी तो है बट उसको हमने कंसोलिडेट नहीं किया, इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस एंटिटी हैव नॉट बीन properly reviewed or approved by TCWG of the entity। मतलब समझते हैं। रिलेटेड पार्टी और स्पेशल पर्पस एंटिटीज इशू ट्रांजेक्शन विद एक तो ग्रुप कंपनी के साथ की और एक शेल एंटिटी के साथ की विदाउट प्रॉपर अप्रूवल। ग्रुप कंपनी के साथ जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना है तो अप्रूवल लेना पड़ता है, एंड शेल कंपनी तो खैर आप अप्रूवल क्यों ही लोगे, शेल कंपनी के लिए क्यों लोगे आप अप्रूवल? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से आप ले लोगे बट ये नहीं पता चलने दोगे कि वो एक्चुअल में शेल कंपनी थी, क्योंकि एक प्रोडेस्टर भी सारे जो एविडेंसेस है वो बना के चलता है जो उसके फेवर में रहेगी। फिर उसके बाद है द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व previously unidentified related parties or parties that do not have the substance or financial strength to support the transactions without assistance for the entity under the audit। मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शंस जिसमें कि रिलेटेड पार्टी थी जो पहले आइडेंटिफाइड नहीं थी, मैनेजमेंट ने नहीं बताया कि ये भी रिलेटेड पार्टी है बट हमने अपने आप से जानने की कोशिश की और हमें पता चला कि ये रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ ट्रांजेक्शन की है बट वो ट्रांजेक्शन है जो उसमें कमर्शियल सब्सटेंस तो है ही नहीं। सब्सटेंस और द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब कमर्शियल सब्सटेंस की, यानी उसका कुछ रैशनल ही नहीं है, ऑन पेपर ट्रांजेक्शन है टू सपोर्ट द ट्रांजेक्शन विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम द एंटिटीज अंडर द ऑडिट, और बिना उन एंटिटीज की असिस्टेंस के वो ट्रांजेक्शंस की गई है जिनकी ऑडिट होती है। तो वीक और फेक काउंटर पार्टीज जिसमें कि नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फिर नो रियल ऑपरेशन। क्या हुआ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके साथ हमने सेल्स की ट्रांजेक्शन कर ली गुड्स की, एंड बाद में उसको क्या दिखा रहे, एक बार तो रिवेन्यू इन्फ्लेट हो गया एंड बाद में हमने क्या कर दिया, जो डेटर खड़े किए थे उसको डाउटफुल बना के क्या कर दिया, डिफॉल्ट कस्टमर बना दिया। ठीक है, तो ये हमने किया। तो ये जब जब मेरे पास इंडिकेटर्स हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब भी मेरा केस स्टडी में ऐसा कुछ दिया होगा पॉइंट तो हमें वहाँ पे बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, राइट। तो अपना ये टॉपिक यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्या पढ़ रहे थे हम, बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। क्या मुझे आपको इसकी समरी लिखवाने की जरूरत है? आई थिंक बहुत ईजी है, लिखवाऊँ या ना लिखवाऊँ, क्योंकि शब्दों से ही पता चल रहा है। हाँ, बस जो ये वाला एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, कौन सा नेचर ऑफ अकाउंटिंग फॉर सच ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे बस मैं लिखवा देती हूँ, मशीनरी फॉर 10 CR purchased on credit instead of instead of creating liability, management treated it as operating lease, and इसका इफेक्ट क्या होगा, it will hit P&L and no neither asset nor liability will be shown in the बैलेंस शीट, राइट। तो ये लिखवा दिया बस, बाकी और तो सारा इजी ही था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट क्योंकि तुम खुद से तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। तो आई थिंक वी आर गुड टू वाइंड अप आवर लेक्चर अगेन, एंड यस ये अपने शॉर्ट लेक्चर्स थे। आई डोंट वांट टू मैस ऑल द टॉपिक्स इन वन गो, क्योंकि एक ही बार में सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाए तो वैसे तुम्हें ऑडिट का फोबिया है, मैं ऑडिट का फोबिया निकालना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें कि डिटेल्ड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं विद द एग्जाम्पल्स। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me on my Telegram channel and even in the comment section of the YouTube. One-on-one doubt resolution will be given to you, right? So have a good night. Day बोलने वाली थी मैं अभी. Good night, guys. Keep revising the stuff and recall whenever you face the issue. Recall CA Anjali Chan. Right? Bye bye.